सामाजिक विज्ञान का भूगोल अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। पहले क्या थे? प्राकृतिक वनस्पति और वनाश्रित के अंतर्गत समुदाय किस तरीके से रहते थे और उनकी आर्थिक स्थिति एवं दिनचर्या किस तरीके से इनके ऊपर निर्वहन किया जाता था, इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वनों का उपयोग करते थे जिससे वनाश्रित समुदाय कहा जाता था। जैसा वन के बारे में अगर सोचा जाए तो इसके बारे में अलग अलग धारणाएं होती हैं। जैसे लोग उनके अनुसार से वह अलग अलग धारणाएं होती हैं तो उनका महत्व या अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग वन से क्या करते हैं, डरते हैं और उनका कहना यह भी है कि वनों में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे या जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू इत्यादि होती हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं लगता और उनके बीच निडर होकर घने वनों में घूमते या खेलते हैं। तो लोगों को क्या होता है, वनों की सुंदरता से वो भी प्रभावित होते हैं या उसे पूजनीय भी मानते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वनों को आर्थिक संसाधन भी मानते हैं। वैसे प्रमुख रूप से आर्थिक संसाधन भी माना जा सकता है, जिससे लोगों के लिए कच्चा माल जिसमें शामिल है इमारती लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता आदि मिलते हैं जो वनों से हमें प्राप्त होती हैं। जैसा कि वनों का उपयोग जब अलग अलग तरीके से होता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, वनों में जो छोटी झोपड़ी बनाकर भी निवास करते हैं, जंगलों में रहकर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, फलों को एकत्रित करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति का निर्वहन होता है। लेकिन कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को जंगल में ले जाकर क्या करते हैं, चराते भी हैं। कुछ लोग जंगलों को पर्यटन के लिए भी जाते हैं तो कुछ लोग पेड़ों को काटकर वहाँ खेत, खदान और उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की सोच के अनुसार से वह वनों का उपयोग करते हैं। हमने यह भी देखा कि जिसमें न केवल मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते बल्कि पेड़ पौधे जिसमें घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि भी क्या है, जंगल में पनपते या बढ़ते हैं। और जब हम जंगलों के बारे में विचार करते हैं तो इन सब के हित के बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जंगल या वन क्या है। तो इसके लिए जैसे वनों की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वनों को किस रूप में देखते हैं या उसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से जिसमें वृक्षों या झाड़ी से ढके हुए विस्तृत भूभाग को भी हम क्या कर सकते हैं, वन कह सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न है कि यह कितना बड़ा भूभाग में है। ठीक है, तो पेड़ों से जब ढके हुए या ढके होने का क्या मतलब है, या कितना घना है, क्या एक रबड़ या सागौन, नीलगिरी रोपण ये सब क्या वन में शामिल हो सकते हैं क्या? तो इसमें बहुत समस्याएं हो रही हैं और शायद इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम वनों में उनमें जो रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी और मनुष्य के बिना जो पूर्ण मान सकते हैं। किसी भी परिभाषा के साथ हम इस तरीके से प्रश्न नहीं कर सकते कि उसमें यह शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हम वनों के बारे में समझने का प्रयास तो कर रहे हैं या करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अधिकांश उसमें वनों में कुछ बातें निम्न होती हैं। इसमें आता है जैसे एक विशाल क्षेत्र कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा भी हो सकता है। वो पेड़ और अन्य वनस्पति जैसे घास, झाड़ियाँ, पौधे, लताएं आदि जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर उगते और बढ़ते हैं। व्यापक जैव विविधता जहाँ विभिन्न तरह के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से रहते हैं व प्रजनन करते हैं। और अगला आता है जिसपे भारत के जंगलों में कई जनजातीय समुदाय रहते हैं जिन्होंने अपने आप को उन जंगलों के अनुरूप ढाला हुआ है और जंगलों में कम से कम हस्तक्षेप करके अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं।
अगला आता है जिसमें वन कितने प्रकार के होते हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि पहले हजारों साल पहले देखा जाए तो वन लगभग पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं मिट्टी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती वहाँ व्याप्त थे। लेकिन जब ध्रुवीय प्रदेशों या ऊंचे बर्फीले पर्वतों के रसीले या चट्टानों के प्रदेश में देखा जाए तो कम वर्षा वाले रेगिस्तानों को छोड़कर पूरी धरती वनों से ढकी थी। जब से मनुष्य खेती करने लगा और वह गांव व शहरों में रहने लगा तब वनों की कटाई शुरू हुई। तो इस तरीके से जो इलाके खेती, खदान, बागान, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त थे वहाँ तेजी से वनों का सफाया मतलब वहाँ वनों की मात्रा कम हो गई। जैसे 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तब वन उन्हीं इलाकों में बचे रहते जो खेती लायक नहीं थे, जैसे पहाड़ी, पथरीली, दलदली इलाके, और ये इलाके रहने लायक नहीं थे। यह आबादी जो है क्षेत्र से दूर रहता था। अगला देखते हैं जिसमें वनों का वर्गीकरण, किस तरीके से वनों का वर्गीकृत किया गया। वनों का वर्गीकरण, वनों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें वनों की सघनता के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर है या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर। जब वनों की सघनता के आधार पर वनों को इस श्रेणी में बांटा जाता है जहाँ बहुत घने वन और खुली झाड़ियाँ वन या विकृत वन पाई जाती हैं। इसमें आता है प्रशासनिक वर्गीकरण। जब वन विभाग या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर देखा जाए तो इन्हें 3 भागों में या 3 वर्गीकृत किया गया है, जो आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन का अर्थ होता है जो शासकीय वन है, जहाँ न कोई पेड़ काट सकता है, न जानवर को चरा सकता है, न घरेलू उपयोग के लिए वनोपज ले सकता है। जो हमारे देश में लगभग 54.4% वन इनके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है जिसमें रक्षित वन। रक्षित वन का अर्थ है जब इस प्रकार के वन जिसमें पशुओं को चराने, घास को काटने या जलाऊ लकड़ी बीनने, लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है। जो हमारे देश में 29.2% क्या है इस वन के अंतर्गत शामिल किया गया है। और अवर्गीकृत वन, इसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की छूट दी जाती है। जो भारत में 16.4% वन इस प्रकार शामिल किया है। जैसा कि वनों में उनमें पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है कि किस तरीके से पेड़ कहाँ प्राकृतिक रूप से उसमें शामिल हैं या उगते हैं। यह वहाँ के तापमान, वर्षा और मौसम के चक्र पर निर्धारित करता है। जैसे उदाहरण के लिए ले सकते हैं चीड़ और देवदार, जिसे कोड़धाड़ी पेड़ केवल बहुत ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ बर्फ भी बहुत गिरता है और साल भर नमी रहती है, और ये पेड़ साल भर हरे रहते हैं। यदि साल भर नमी रहे मगर तापमान ठंडा न होकर गर्म रहे तो वहाँ वह दूसरी तरह क्या हो सकती हैं, इन पेड़ों को लगाया जाता है। लेकिन जैसे फलदार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जो साल भर हरे तो रहते हैं, लेकिन गर्म प्रदेश जहाँ वर्षा कुछ ही महीने होती हैं वहाँ सागौन जैसे पेड़ होते हैं, और गर्मी के महीनों में इनके पत्ते जो रहते हैं वह झड़ जाते हैं और बारिश में फिर आ जाते हैं। अतः यह वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और उनसे उगने वाले पेड़ों के आधार पर किया जाता है। पहला आता है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहाँ साल भर क्या होती है, गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा होती रहती है। वर्षा की मात्रा लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और यहाँ पेड़ों के जो पोषण में वृद्धि किया जाए तो जिसमें साल भर गर्मी और नमी तो रहती ही है, और साथ ही साथ वन बहुत घने होते हैं। उनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे, लताएं
पेड़ों पर उगने वाले पौधे क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और ये साल भर हरे रहते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते ही उनमें नए पत्ते भी आ जाते हैं। और इन वनों में जानवर बहुत मिलते हैं क्योंकि भारत में ऐसे वन जो पश्चिमी घाट में क्या होते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो इसमें शामिल हो जाता है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और ऊपरी भागों तक सीमित हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति हैं बांस, जामुन, सेमल, हल्दो, शीशम, आम, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख वनस्पति मानी जाती हैं। अगला आता है जिसमें मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन जो भारत की विशिष्ट वन मानी जाती हैं और हमारे देश में लगभग 70% जो वन है इस प्रकार इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। और इस वन में लगभग गर्मी भी पड़ती हैं और साल भर में कुछ प्रमुख रूप से कुछ महीने वर्षा होती हैं। तो यहाँ की जो वर्षा की मात्रा है लगभग 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती हैं। बहुत ही कम और अधिक इन पेड़ों की जो पत्तियां होती है वह चौड़ी होती हैं, जैसा कि जब ये पेड़ गर्मी में क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और नमी से बचने के लिए यह पत्ती क्या करती हैं, अपनी पत्तियां को गिरा देती हैं ताकि पत्तियों से जो होने वाली वाष्पीकरण को रोक सकें और बाद में इनमें फिर नए पत्ती निकल आते हैं। और जैसा कि इन पत्तियों के झड़ने के कारण इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। आर्द्र मानसूनी वन जो ये वन लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, पेड़ जो रहते हैं ऊंचे रहते हैं, कुछ पेड़ और बड़े होते हैं जिसे सदाबहार पेड़ कहते हैं। इनकी जो नीचे झाड़ियाँ और लताएं जो होती हैं जो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में शामिल या पाए जाते हैं। और यहाँ की प्रमुख फसल ले सकते हैं साल, सागौन, शीशम, आंवला, नीम, आम, चंदन है। इसके अलावा इसमें खैर, कोसम आदि वृक्ष शामिल हैं जो आर्द्र मानसूनी सदाबहार वन के तुलना में अधिक सघन होती हैं और यहाँ पेड़ों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती हैं। अगला आता है शुष्क मानसूनी वन। जो शुष्क मतलब सूखे मानसूनी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा कम अर्थात लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और अधिकांश यहाँ पेड़ों के पत्ते गर्मी में झड़ जाते हैं और ये वन कम सघन होते हैं क्योंकि यह पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ कम होती हैं, जिसके कारण यहाँ ज़मीन पर घास उग आती है। और यहाँ लगभग ये वन जो है पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम और मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। और यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं जो सागौन, तेंदू, खैर, महुआ, शीशम इस क्षेत्र के प्रमुख वृक्ष माना जाता है, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को कृषि कार्य के लिए साफ भी किया गया था, जिससे यहाँ कृषि क्षेत्र भी किया जा सके। अगला आता है कांटेदार झाड़ी वाले वन। जिन भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है, जिसमें 70 सेंटीमीटर से कम होती हैं, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ पेड़ मिलते हैं, जैसे बबूल, बेर, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं और यह सघन नहीं होते, जिसमें पेड़ दूर दूर होते हैं जिसके बीच घास एवं कांटेदार झाड़ियाँ शामिल होती हैं। ऐसे वन जिसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्षा की कमी के कारण इन वनों को क्या करते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ या कटीले वृक्ष भी उगते हैं, जिसके अंतर्गत यह वृक्ष छोटे और कम मोटाई के तने होती है। अगला आता है चौथा, जिसमें समुद्र तटीय मैदान। जैसा कि समुद्र के किनारे ज्वार भाटे के कारण खारा समुद्री जल चढ़ता उतरता रहता है और ज़मीन और पानी में नमक की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इस कारण यहाँ विशेष तरह के वन पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव वन कहते हैं, जो हिंदी में इन्हें वायुशीप, अंशाकुफल और चर्म रंग कहा जाता है।
इस तरह की वनस्पतियों की जड़ें विशेष प्रकार की होती हैं जो समुद्र पानी के उतार चढ़ाव को क्या कर सके, झेल पाती हैं, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जिसमें डेल्टा वाले भागों को सुंदरी वन नामक वृक्ष कहा जाता है। और इसमें समुद्री वन भी कहते हैं, जो प्रमुख रूप से यहाँ की जो वनस्पति है वह सुंदरी, केवड़ा और मैंग्रोव वन प्रमुख माना गया है। पांचवा अगला आता है जिसमें पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई दे रहा है। जैसा कि सबसे पहले क्या होता है, ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं होती और साल भर बर्फ रहती है, लेकिन उसमें या उससे नीचे जब गर्मी के महीनों में बर्फ पिघलती है तो क्या होते हैं, मुलायम घास उग जाती हैं, जिसमें भी निचले इलाके हैं उसमें सदाबहार कोरधारी वन पाए जाते हैं, जिसमें चीड़ देवदार पेड़ प्रमुख हैं और उसमें प्रमुख रूप से जो नीचे मिला जुला जंगल होता है जिसमें चीड़ के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले वन भी पाए जाते हैं और यहाँ प्रमुख रूप से चौड़ी पत्ती वाले ही पाए जाते हैं। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत सघन और विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र। हमारे देश में लगभग 23% भाग जो है वनों के अंतर्गत शामिल था और यह माना भी जाता है कि जो यह क्षेत्र जो है कम से कम 1/3 होना चाहिए। जो हमारे राज्य में 44% भूभाग जंगल हैं। जो वन है उसमें लगभग 43% क्या है, सरकार द्वारा आरक्षित वन है। यहाँ लोग जंगल का कोई उपयोग नहीं कर सकते और 40% जो है रक्षित वन, जहाँ लोग वनोपज एकत्र कर सकते हैं और अपने पशु चरा सकते हैं। बाकी 17% वन जो है अवर्गीकृत, यानी लोग बिना किसी रोक के उनका उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसूनी जलवायु के कारण क्या होते हैं, मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जैसे जसपुर, सामीरपाट, पूर्वी बघेलखंड तथा दंडकारण्य। इस इलाकों में आर्द्र मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान तथा राज्य के पश्चिमी भाग में मानसूनी शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं और वह हमारे राज्य में 4 तरह के वन हैं, जिसमें साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन और बांस वन यह शामिल किया गया है। जिसमें लेते हैं पहले, जिसमें साल वन। बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है क्योंकि यह जसपुर, बिलासपुर, कांकेर, गरियाबंद में भी साल वन पाए जाते हैं। सागौन वन, यह जो राज्य का दूसरी प्रमुख वनस्पति सागौन है, जिसमें कवर्धा, चिल्पी घाटी, नारायणपुर में उत्तम सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, डोंगरगढ़ में शामिल यह सागौन वन पाए जाते हैं। विस्तृत वन का अर्थ, जिसमें आंवला, हर्रा, बहेड़ा, साजा आदि की प्रमुख वनस्पति होती हैं, जिसे महानदी बेसिन और इसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में जैसे जसपुर, कटघोरा, खरसिया, महासमुंद आदि भी वन शामिल हैं, जो मिश्रित वन के अंतर्गत दिया जाता है। और बांस वन में आता है सरगुजा वन मंडल तथा कांकेर वन वृत्त कंडक बांस के लिए प्रसिद्ध हैं। वनों का उपयोग और संरक्षण। पिछले 150 वर्षों में हमारे देश में वनों का जो अत्यधिक कटाई शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप आज केवल 23% भूमि जो है वन बचे हुए हैं और ये भी संभवतः पर्याप्त रूप से घने नहीं हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसे प्रमुख रूप से जो शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण, लकड़ी, बांस आदि की आवश्यकता बढ़ने के कारण बहुत तेज़ी से वनों को क्या हो गया, वनों की कटाई शुरू हुई। वन विभाग जो है एक काम को अवैध कटाई रोकना और एक योजना के तहत बूढ़े जो पेड़ों को काटना, इस तरीके से यह बचाना। लेकिन लगातार यह देखा गया है कि जो विभाग हैं अधिकतम आमदनी कमा रहे हैं और जिससे वर्ष 1980 के आंकड़ों से देखा जाए, यह पता भी चलता है कि पूरे देश में वन विभाग जो है वनोपज
बेचकर वन विभाग ने सारे खर्च निकालने के बाद भी देश को लगभग 1,54,728 करोड़ का तो फायदा पहुंचाया। लेकिन वह अविभाजित मध्य प्रदेश जिसमें 39,509 करोड़ रुपए का फायदा बताया, जिसमें यह देखा गया है कि वनों का जो व्यावसायिक दोहन किया जा रहा है ये तो वैध कटाई माना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा निजी ठेकेदार वनों को अत्यधिक फायदे के कारण इसकी कटाई अधिक कर रहे हैं। और दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि जो बढ़ती आबादी जो लगभग 60 वर्षों से देखा जाए तो 60 साल के विकास के बाद भी यह वैकल्पिक आजीविक नहीं उपलब्ध करा पाए। परिणाम स्वरूप इसकी बढ़ती आबादी के पास खेती करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। खेती बढ़ाने का एकमात्र यह उपाय है वनों को काटना। आमतौर से देखा जा सकता है कि उन वनों पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि जो सबसे अधिक गरीबी जिनके कारण या जिसके वजह से शिक्षा या अन्य कोई आजीविका का साधन नहीं होता, तो वे लोग क्या करते हैं, खेती कार्य करने के लिए साधन जुटा नहीं पाते। वे जंगलों में जानवरों को चराकर क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं और इसका भी जंगलों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश में जो विकास हुआ वह वनों के लिए अक्सर खतरा ही बना, क्योंकि इसमें सड़कों में रेल लाइन के लिए वनों को काटा जाना या फिर बांध खदान आदि के लिए सब वनों के अंतर्गत ही शामिल किया गया था और इसका यह प्रभाव पड़ा जिससे वनों को अत्यधिक नुकसान हुआ था। जैसा कि देखा जाए अगर पहले वनों को अलग अलग तरह से लोग अलग अलग उपयोग करते थे। एक और आदिवासी सदियों से इन वनों में रहते थे और उन्हें या उनको नुकसान पहुंचाए बिना उनका उपयोग करते थे। लेकिन वनों में जब खेती तथा झूम खेती का तरीका अपनाएं जिसमें खेतों पर कुछ वर्षों तक उपयोग तो हुआ, फिर भी जंगलों में जो पनपने या जो जंगल का उपयोग करते थे उनके लिए यह समस्या उत्पन्न हो रही थी। आदिवासी जब कभी वनोपज बाज़ारों में बेचते थे तो उनको मुनाफा कमाने के लिए तो नहीं, बल्कि परिवार का भरण पोषण के लिए क्या करते थे, इनका उपयोग करता था और इससे वनों का अंधाधुंध उपयोग के लिए हानि पहुंचाने का काम नहीं होता। तब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो वे बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे, जिससे जंगल काटकर खेती करवाने लगे और उसकी आय बढ़ने लगी। जंगलों को तेजी से काटते देखकर अंग्रेजी शासन ने वन विभाग बनाया और वन विभाग ने सारे वनों को नियंत्रित अपने हाथों में ले लिया, जिससे आदिवासी जो पहले सामूहिक रूप से वनों के मालिक थे अब जंगल में शिकार करने या वनों पर एकत्र करने के लिए क्या हो गए, उन्हें गुहार लगाने लगी, क्योंकि उन्हें अनेक समस्या उत्पन्न हो रही थी और अंग्रेज यह कहने लगे कि अशिक्षित आदिवासी ही जंगलों का नाश कर रहे हैं और जंगलों में को उनसे क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं था।